वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, आपका पसंदीदा वो बुलेटिन जिसमें होती हैं तमाम प्राइम टाइम न्यूज, उनकी ऑप्टिमम डोज आपको मिलती है। सबसे पहले देख लीजिए आज प्राइम एट 4 में अहम क्या रहने वाला है। आज आपको बताएंगे बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी पर कैसे एक के बाद एक सियासी हमले बोले। इसके अलावा आपके सामने होगा दिल्ली में पानी के लिए प्रदर्शन की कहानी, दिखाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में पानी की किल्लत है या फिर सियासी स्टंट शुरू हो गया है। साथ ही जमीन पर कब्जे के लिए कैसे लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, ये एक बार फिर देखिए। जर जोरू जमीन क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश सामने आ गए और फिलहाल वहां पर पुलिस के साथ साथ बड़ी तादाद में आरएएफ को भी तैनात करना पड़ा है। इतना ही नहीं, ये इलाका संवेदनशील है और इस वजह से यहां ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। मामला खजूरी के एफ ब्लॉक का है। यहां 30 फुट रोड पर बकरी बांधने को लेकर सरवर और मनोज धामा के बीच में विवाद हो गया और उस समय तो मामला शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन देर रात करीब 9 बजे एक बार फिर इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई और आरोप है कि सरवर और उसके साथी आए और 15-20 लोगों ने मनोज धामा के घर पर हमला बोल दिया और यह बवाल रात 12 बजे तक चलता रहा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी इलाके में बकरी बांधने को लेकर दो पक्षों के बीच में पहले कहासुनी और कहासुनी के बाद फिर पूरी स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई। इस वक्त मैं उसी इलाके मौजूद हूँ खजूरी में, जहां देखिए कि जो सामने जो आप चौधरी निवास देख रहे हैं, इस तरफ एक पक्ष रहता है और इसके दूसरी तरफ जो सड़क का दूसरा जो हिस्सा है यहाँ दूसरा पक्ष रहता है। ऐसे में जो आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो चौधरी निवास के घर के बाहर जो है दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वह यहाँ पर बकरियों को बांध रहे थे, जिसके बाद फिर आसपास के लोगों ने आपत्ति जाहिर की और उसके बाद फिर अचानक से वो कहासुनी जो है वह हिंसा में पूरे तरीके से तब्दील हो गई। हिंसा में जो पीड़ित जो शख्स है उसका नाम मनोज धामा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मनोज धामा का यह घर है और यहीं पे मनोज धामा से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि बकरी बांधने को लेकर के जब इन्होंने आपत्ति जाहिर की उसके बाद जो सरावर नाम का जो शख्स था जो बाहर का रहने वाला है वह दरअसल जो है अपने साथ तकरीबन 15 लोगों की भीड़ लेकर के यहाँ पर पहुंचता है और रात के तकरीबन 9 बजे की बात है कि अचानक से वो भीड़ जो है मनोज धामा और उसके पत्नी के ऊपर हमला कर देती है। जो आसपास के लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भीड़ थी उनके हाथों के ऊपर लाठी डंडे थे, उनके हाथों में साथ ही साथ तलवारें थी और बंदूक भी थी। मनोज धामा ने कहा कि ये जो उनका घर है, घर के अंदर घुस करके वो भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, जिसको लेकर के उन्होंने पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि जब पूरी स्थिति जब यहाँ पे सांप्रदायिक झड़प में बदलने लगी तो ऐसे में मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और साथ ही साथ यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई, जिसके बाद हालात को तुरंत ही काबू में कर लिया गया। हालात पूरी तरीके से नियंत्रित है, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि एहतियात के तौर पर देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो है वज्र वाहन के साथ साथ रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो पुलिस बल है वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। ये कितने बजे घटना और क्या कुछ हुआ था? कल ये 1 बजे से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ड्रामा कराया जिन्होंने। आपके ऊपर हमले भी हुए हैं? हाँ जी। कितने लोग थे? ये थे 15-16 लोग जी टोटल। आपके सामने वाले पड़ोस के? सामने वाले नहीं, पीछे गली से। पीछे गली से आए थे? कौन थे वो लोग? वो पीछे से ही हैं जी, पीछे के सब। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो बकरे हैं वो चौधरी निवास के पास बांधे गए थे, आपके घर के बाहर नहीं। फिर आपको क्यों टारगेट किया गया? यहाँ पे मैंने उनको मना करी, मैं कहा बकरे, वो मेरे से आए दिन झगड़ा चाहता है कि किसी चीज में भी झगड़ा हुए। तो झगड़े की क्या वजह, कोई पुरानी रंजिश है? पता नहीं, उस वजह उसको पता होगी जी, मुझे क्या वजह पता। क्या जिसके बकरे थे वो लड़ाई को नेतृत्व दे रहा था? वो तो चला गया था, यानी बाहरी लोग आकर के हमने? हाँ जी। तो आपने मामले दर्ज कराए? हाँ जी, मामला दर्ज करा दिया। सीसीटीवी वगैरह आपने पुलिस को दे दी? हाँ जी, सब दे दी। तो क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है? हाँ जी, गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग? उसको सर्वर को बिठा रखा था मेरे सामने तो। और आगे आपको दिखाएंगे पानी को लेकर कैसे बवाल हो रहा है और ये सचमुच किसी एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो लोगों के लिए परेशानी है या पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन पहले देखिए हिमाचल में क्यों घिरी सुक्खू सरकार। विमल नेगी मौत मामले को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार घिर गई है। हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। विमल नेगी के परिजनों को सरकार द्वारा दी जा रही जांच पर भरोसा नहीं था। विमल नेगी की पत्नी ने मौत के बाद सबूत मिटाने का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। विमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर थे। यूपी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शार्प शूटर नवीन कुमार मारा गया। इस मुठभेड़ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने मिलकर अंजाम दिया।
रोकने पर नवीन ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। मुठभेड़ में शार्प शूटर नवीन बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ में पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इस दौरान जगत गुरु ने न सिर्फ उन्हें वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी बल्कि दक्षिणा में पीओके की मांग कर डाली। रामभद्राचार्य ने कहा कि पाकिस्तान को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, वो नक्शे से मिटने वाला देश है। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण भड़क गए हैं। नोटिस के बाद सैकड़ों लोग डीएफओ ऑफिस पहुंचे और विरोध जताया। दरअसल दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कतरनिया घाट वन्य जीव विभाग के भीतर बिछिया कस्बे में करीब 200 से ज्यादा परिवार को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। एमपी के रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बिहार पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 जवानों की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल हो गए। बिहार पुलिस की स्पेशल टीम गुजरात के सूरत में दबिश देने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रतलाम के पास स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली में पानी सप्लाई नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर का घेराव कर दिया। मामला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में लोगों के अचानक जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर धावा बोलने को लेकर है। यहां पर आप देखिए लोग यहां पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इलाके में ना तो पीने का पानी आ रहा है, ना टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उन्हें पीने का पानी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने मटके फोड़े और कुछ लोगों ने नारे लगाकर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली जल बोर्ड का घेराव करने वालों में ज्यादातर लोग देवली विधानसभा के थे। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यमुना नदी का पानी पीने लायक होगा और इसके लिए यमुना को युद्ध स्तर पर साफ करने का काम शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को यमुना पर मिशन मोड पर काम करने के लिए कहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 1.5 साल में यमुना नदी का नहाने लायक पानी बनाया जाए और उसके अगले 1.5 साल बाद यमुना नदी का पानी पीने लायक बना दिया जाए। यानी पीएम मोदी ने कुल 3 साल का टारगेट दिया है। इसके बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने यमुना नदी को साफ करने का काम तेज कर दिया है और यमुना नदी की सफाई की मॉनिटरिंग वो तो कर ही रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। यमुना की सफाई के संदर्भ में यह जानकारी आपके लिए बड़ी अहम है। 2029 तक मिशन स्वच्छ यमुना 3 चरणों में सफाई का काम इसमें तय किया गया है। स्वच्छ यमुना ये सफाई का मॉडल ऐसा बनाया जाने वाला है जिसको दूसरी जगहों पर एमुलेट करके बाकी जगह नदियों का उद्धार कैसे करना है, उनकी सफाई कैसे की जानी है, इसका आदर्श इससे बनाया जा सके। इसके लिए ये तय किया गया है 2029 तक मिशन स्वच्छ यमुना 1.5 साल के भीतर पानी को नहाने लायक बनाया जाए और अगले 1.5 साल तक अगले लोकसभा चुनावों तक यमुना नदी को इतना शुद्ध बना दिया जाए कि वो पानी आचमन के लायक, पीने के लायक हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। पीएम ने कहा बंगाल को अब टीएमसी पर भरोसा ही नहीं रह गया। कह रहा है बंगाल नहीं चाहिए निर्मम सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते महीने बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में जो हिंसा हुई वो बंगाल सरकार की नाकामी को दिखाती है। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले
एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ऑपरेशन बंगाल बोलना गलत है, ममता बनर्जी ने बोला। इसका मतलब टेररिस्ट का साथ है, ममता बनर्जी ने कहा। पीएम ने बंगाल का अपमान किया है, ममता बनर्जी ने कहा। बंगाल में आकर बंगाल को गाली देते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का मां बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बदल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आरजेडी ने भी निशाना साधा है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार और पीएम मोदी का एक पोस्टर लगाया गया है। दावा किया गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। पोस्टर में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, अपराध पर लगाम, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। आरजेडी के तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले एक पोस्टर जारी किया गया है। देखिए, आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, उसके कार्यालय के गेट पे, मुख्य जो द्वार है, वहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, और ये आरजेडी के तरफ से आधिकारिक तौर पर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है, ये जो हेडिंग है वो इस पोस्टर का दिया गया है। और उसके बाद नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, अपराध, पलायन, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, स्थिर सरकार, नए निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़क, तमाम जो चीजें हैं वो दर्शाया गया है, और हर मापदंड पर यहाँ पर फेल जो है वो दिखाया गया है। यानी एक तरह से 2005 से 2025 जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड आरजेडी के तरफ से दिया गया है, और उस रिपोर्ट कार्ड में आरजेडी ने जो सरकार है एनडीए की बिहार में, उसको फेल दिखाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिहार दौरे से पहले ये बड़ा एक हमला आरजेडी के तरफ से देखा जा रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों पर सरकार को, जो बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, उसे घेरने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं क्यों खौफ में है पाकिस्तान। ये पूरी खबर देखिएगा, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए चाय के चक्कर में कैसे खेल हो गया। लोग हरियाणा और राजस्थान के ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन जब सरकार की तरफ से दबाव बढ़ा तो ईंट भट्टा मालिकों ने इन्हें काम देना बंद कर दिया है, जिसके बाद अब खाने के लाले पड़ने लगे तो मजबूरी में इन्होंने पलवल पुलिस के थाने में जाकर सरेंडर किया। अब ये लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं। 10 साल पहले ये लोग अलग अलग तरीके से बॉर्डर पार करने के बाद भारत में आए थे। सरेंडर करने वाले बांग्लादेशियों ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेशियों के बयान के मुताबिक 10 साल से ज्यादा समय से वो भारत में रह रहे हैं। बॉर्डर पर एक दलाल के जरिए उन्होंने भारत में घुसपैठ की थी। दलालों को 5 से 10 हजार रुपए देकर ये हिंदुस्तान के अंदर आए। राजस्थान और हरियाणा को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ईंट भट्टों पर सालों से मजदूरी कर रहे थे। सरकार ने अब दबाव बढ़ाया है तो उन्होंने, क्योंकि अब मजदूरी बंद हो गई, तो ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार के निर्देश के बाद काम देना बंद किया। काम अब नहीं है, भूखों मरने की नौबत आ गई है, तो सरेंडर करना पड़ रहा है। और आगे आपको सरेंडर करने वाले बांग्लादेशियों की जुबानी सुनाते हैं कि वो भारत में
कैसे आए और कैसे इतने सालों तक रहे आए? ईंट भट्टे पे ईंट थाप रहे थे। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत लोग था, लेकिन सब लोग गया है, बस हम ही है और हम एक परिवार में है। यहाँ पलवल कैसे पहुँचे हरियाणा के? गाड़ी वो बाबूजी ने निकाल दिया था भट्टे से, फिर अब हमें यहाँ आया था काम करने के लिए। तो ये लोग कह रहा था हम बांग्लादेशी हो, तुम यहाँ से चला जाओ। इधर ऐसे आया थे, ये फतेहपुर में आया थे। वहाँ पर क्या काम करते हैं? काम ही नहीं मिला था, बरसात हो गया। 12 साल से भारत में कहाँ रहे आप? हम हरियाणा और राजस्थान, बस 2 राज्यों में रहे। यहाँ क्या काम किया? ईट भट्टा में ईट फताई। ईट भट्टा। हाँ, मालिक है ना, वो डर रहे थे, बोले आप बांग्लादेशी हो, निकल जाओ। फिर हम लोग इधर आए, सारा 2-4 भट्टे में घूमे, रहने नहीं दिया, फिर हम सिलेंडर करने लगे। जो दलाल था उसको कितना पैसा दिया था? मतलब वो अलग अलग है सबसे, कोई 5,000 लेता था, कोई 10,000, कोई 3,000 4,000 ऐसे बंदा देख के। यहाँ तो कोई खर्चा वर्चा नहीं मिला, फिलहाल तो खाने का भी पैसा नहीं है। जब भी हम लोग सिलेंडर करने हैं, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वापिस बंगाल जाना चाहते? वापिस बंगाल जाना चाहते बस। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है। वो क्या है आपको बताएंगे। एक और नापाक हरकत अब अगर हुई तो पाकिस्तान कैसे बर्द है। अब अगर फिर पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई तो भारत की क्या तैयारी है, इसी से जुड़ी हमारी सहयोगी हितेन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हालांकि सिक्योरिटी रीजन से हम पोस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की पोस्ट आपको नजर आएगी और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जवान वहां पर भी मौजूद है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था और एलओसी हो या फिर राजस्थान हो या पंजाब बॉर्डर हो या गुजरात की सीमा हो, उस वक्त यहाँ पर भी तनाव का माहौल था, क्योंकि जिस तरीके की लगातार हरकतें पाकिस्तान ड्रोन के जरिए कर रहा था, उन ड्रोन्स को नाकाम करने का, उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे भारत के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं, ये जवान लगातार करते नजर आ रहे थे। अब देखिए पेट्रोलिंग यहाँ पर भी लगातार चलती है, डॉग स्क्वाड के साथ भी ये जवान जो है मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। तो सभी तरह के हथियार, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई हरकत होती है या फिर कोई फेंसिंग क्रॉस करके घुसने की हिम्मत करता है, तो उसे भी रोकने के लिए डॉग स्क्वाड को भी वो साथ में लेकर चलते हैं, ताकि उसे स्मेल करके उसे कैच किया जाए, पकड़ा जाए। दूसरी तरफ बीएसएफ के जवानों में आप देखेंगे महिला जवान भी शामिल है, नारी शक्ति भी आपको यहाँ पर दिखेगी और हर तरह के हथियार आप देखिए, रॉकेट लॉन्चर्स भी साथ में लेकर चलते हैं कि अगर कुछ हरकत होती है तो उस हरकत पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। सिंदूर मिटाने की जो कोशिश पहलगाम में की गई थी, उसका बदला महिला जवानों ने लिया है। आप कैसा महसूस करते हैं? इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है। कर्नल सोफिया को या अन्य जो महिला जवान हैं उनको आप कुछ कहेंगे? कर्नल सोफिया और भूमिका जी, उसके मैं पहले उन दोनों को सैल्यूट करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ इनमें शामिल जितने महिला है सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान अपने वेपन्स के साथ मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, 365 दिन 24 घंटे ये कुछ इसी तरह से मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और इन्हीं हथियारों की बदौलत पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। महज 3 दिन के भीतर सीज फायर पर पाकिस्तान जो है वो उतर गया। हम इनसे ही बात करते हैं कि इस वेपन का कमाल क्या है, क्या नाम है, क्या कहेंगे इसे? नाम 30 mm एजीएल, पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये 2 पोजीशन से फायर किया जाता है, लो एंगल और हाई एंगल। रेंज 50 मीटर से 1700 मीटर तक है। दुश्मन को मार डालता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला अम्युनिशन BOG-30 है।
तो देखिए करीब 1700 मीटर के रेंज तक, यानी कि 1.25 किलोमीटर के रेंज तक ये फायर करता है वेपन। और इस वेपन के साथ हमारे जवान अभी भी मुस्तैदी से तैनात है, तैयार है। अगर किसी प्रकार की कोई नापाक हरकत होती है तो मुंह तोड़ जवाब तक दिया जाएगा। सिर्फ ये एक नहीं, आप देखिए पीछे की तरफ आपको एक और मोटर नजर आ रही होंगी, और इसे लेकर भी हमारे जवान जो है वो मुस्तैदी से तैनात है। इंतजार है कि सामने से किसी तरह की कोई नापाक हरकत हो। इसे क्या कहेंगे सर हम? 81 mm मोटर, यह बटालियन का तोपखाना होता है। इससे हम इनडायरेक्ट फायर करते हैं। 360 डिग्री में चारों तरफ इससे फायर किया जा सकता है। इससे हम 5200 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर मैं बंकर के अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से बंकर के अंदर तक वेपन के साथ जो है यहाँ पर जवान 24 घंटों के लिए तैनात रहते हैं। कड़ी तकलीफ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गर्मी पारा 45 के करीब है। गर्मी में तकलीफ नहीं होती है सर आप लोगों को? हैबिट बन जाती है, इतना कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है सर। हैबिट बन जाती है। ये हथियार की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कितना दूरी तक ये फायर हो सकता है? इस हथियार का नाम 7.62 mm MMG है। यह 1.8 किलोमीटर दूर दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। अच्छा, मतलब करीब करीब 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की मूवमेंट को ये बर्बाद कर जी। पाकिस्तान की पिटाई के इतने सारे साजो सामान वो किससे पिटना चाहता है, आगे उसकी हरकतें ये तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के गाजियाबाद में मीट दुकान पर छापा मारा गया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने छापा मारा। समर्थकों के साथ मीट की दुकान पर पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को फटकार लगाई। मंदिर के पास मीट और मछली की दुकान खुली हुई है, एमएलए ने कहा, और ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। सभी दुकानों को फौरन बंद कराया जाए, नंदकिशोर गुर्जर ने कहा। मछली की दुकान पकड़ के लाओ उसे भी कोई, मतलब मेन रोड पे है, मंदिर के बराबर में, या तो एक ऑर्डिनेंस लगता है। फरकनगर में एक भी दुकान अगर खुल रही है, पूरे फरकनगर में एक भी दुकान खुल रही है तो टोटल बंद करो। या बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन है, जहाज की दुकान पे है, पुलिस कब तक कौन है यहाँ पे? भैया तो विजय देखता तो दूसरा है, बराबर में मंदिर है, चौकी है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शनों को लेकर पुलिस और हेलीपैड पर तैनात कर्मचारियों के बीच में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गए, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। विवाद उस वक्त हुआ जब कुछ पुलिस वाले और एक हेलीपैड से जुड़े कर्मचारी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिस वालों ने वीआईपी दर्शन के लिए कुछ श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक कर्मचारी को रोका और फिर एक कमरे में ले जाकर उसे पीटा। ये खबर जैसे ही और लोगों को लगी, उन्होंने इस कमरे को ही घेर लिया। बाहर निकाला, उसने कैसे मार दिया? हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ हेलीपैड के कर्मचारी थे। दोनों तरफ से जमकर जोर आजमाइश हो रही थी। नाराज लोग आरोपी पुलिस वाले को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की मारपीट के शिकार हेलीपैड के कर्मचारी को भी मौके से निकाला गया। फिलहाल रुद्रप्रयाग के एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ लगे कैमरे की फुटेज सीओ केदारनाथ को दिए गए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। आगे आपको दिखाएंगे दिल दहला देने वाला एक वीडियो, क्या है ये, लेकिन उससे पहले देखिए टॉप ट्रेंडिंग वायरल न्यूज। एक दिन पहले इस्तीफा देना, इसमें पोस्चरिंग मैसेजिंग ज्यादा है। हालांकि मस्क ने इस्तीफा देने का कोई आधिकारिक रूप से कारण नहीं बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्कीम को लेकर तनातनी चल रही थी। बताया जा रहा है यह भी कि इससे मस्क नाराज थे। नए बिल में टैक्स कटौती बढ़ाने का प्रस्ताव, इनकम टैक्स में 15% की कटौती का प्रस्ताव था। अवैध इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी पर अतिरिक्त खर्च, अमेरिकी सेना पर और खर्च किया जाना,
ये मस्क को पसंद नहीं था। नए बिल के प्रस्ताव के संदर्भ में मस्क की तरफ से बयान आया था कि ये एक तरीके से फिजूल खर्ची। एक दिन पहले ही सरकार को चंदा नहीं देने का ऐलान भी उन्होंने किया।